हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का जो जीएस का एग्जाम था, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर क्या होने चाहिए संभावित, और वो उन प्रश्नों की थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगे आप तैयारी करो तो आपको इस बात का भान रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स को किस तरह से देखना चाहिए। और जितनी एक तरह की रैट रेस जो लगी हुई है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के और उत्तर देने की, उनसे आपको जो है बचना चाहिए। बेसिक किताबें पढ़िए, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत पढ़िए, बहुत कम चीज़ें पढ़िए और उसमें मनन अधिक कीजिए। तो कुल 19 प्रश्न आए हैं इकोनॉमिक्स में से, इकोनॉमिक्स टॉपिक में से, और एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कि अगर वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, वैश्विक वित्तीय संकट आ जाता है, वर्ड ग्लोबल को आपको ध्यान में रखना है, वैश्विक को, मतलब ऐसा वित्तीय संकट जो विश्व में कहीं स्टार्ट होगा और इंडिया पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इंडिया क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि जितने भी अल्पकालिक ऋण है भारत लौटा देगा। दूसरा ये बोला है कि विदेशी बैंकों को भारत में स्थापित, फॉरेन बैंक को बोलेगा कि इंडिया में अपनी ब्रांच स्टेब्लिश करो। और थर्ड है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को जो है वो भी जो है स्टार्ट कर देगा। पहला ऑप्शन देखिए, अल्पकालिक ऋण अगर आप किसी संस्थान से लेते हैं, खास करके आप लेते हैं आईएमएफ से जो अल्पकालिक, तो वो कंडीशनल होंगे, हाई इंटरेस्ट रेट पे होंगे, वो लौटाना ठीक है। वित्तीय संकट में वैसे ऋण लौटा देने चाहिए, एक अच्छा तो ए ऑप्शन बनता है। बी में है कि विदेशी बैंकों की स्थापना, एक तरफ तो विश्व संकट आ रहा है, उसमें आप विदेशी बैंकों की स्थापना करोगे तो विश्व का संकट आपके देश तक चल के आएगा, तो ये काम आपको नहीं करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। थर्ड ये है कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लेके आते हैं और उन्हें अगर अपना पैसा वापस लौट लेके जाना है जाते समय, तो उनको हम बाजार दर पर पैसा जो है परिवर्तन करके देंगे। यानी अगर उन्होंने डॉलर में पैसा डाला है या यूरो में डाला है तो हम मार्केट रेट में उसको रुपये में चेंज करके देंगे। अगर वो एक साल से कम है तो वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहलाएगा, और अगर वो एक साल से ज्यादा का निवेश है तो उसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में दिक्कत यह है कि अगर फाइनेंशियल संकट आता है और विदेशी पैसा अपना खींच के ले जाएंगे भारत से, तो भारत भी उसमें संकट में पड़ सकता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन नहीं होंगे, केवल एक ऑप्शन होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का सिंपल क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी की किसी बुक में ये इसका उत्तर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स में, यानी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इन दोनों में से अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालता है, एटीएम से 1 लाख रुपए निकाल रहा है या बैंक से निकाला है, किसी भी माध्यम से निकाल रहा है, तो उससे जो है मनी एग्रीगेट्स जो है या मॉनेटरी एग्रीगेट्स, उन पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपने M0, M1, M2, M3, M4 इत्यादि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे बनते हैं। तो पहला जो पार्ट बनता है M0 और M1 का, उसमें जनता के पास पैसा, बैंकों के पास में मांग जमाएं वो शामिल होती है। तो चाहे पैसा जनता के पास हो चाहे वो बैंक की मांग जमा में हो, जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर रहेगा कि ये अनचेंज रहेगा, ऑप्शन होगा इसका डी, ये अपरिवर्तित रहेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस से पूछा गया प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन भी आर्थिक संपत्तियों की समझ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक कंसेप्ट से कि जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। इसमें प्रश्न ये पूछा है कि कौन सा, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कौन सी चीज मानी जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। देखिए दो चीजें होती है, एक पैसा जो है आप खर्च करते हो रख रखाव के लिए, जो रेकरिंग नेचर का होता है, यानी आप कर रहे हो वो इसलिए ताकि अगले साल भी जो है आप उसको कर पाए, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं, जिसमें आपको आगे जाके बहुत अच्छा जो है उसका रिटर्न मिलने वाला होता है। तो निवेश में और व्यय में ये फर्क होता है। कौन सा पैसा कृषि के अंदर निवेश कहलाएगा, वो कौन करेगी, सरकार करेगी या कोई व्यक्ति भी करता है। तो ऑप्शंस दिए, एक एक ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए तभी आप इसका उत्तर कर पाओगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला जो टॉप पॉइंट दिया वो ये दिया है कि जो कृषि के बाद में सरकार जो एमएसपी की घोषणा करती है या तो वो जो है निवेश माना जाएगा नहीं। देखिए एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार कृषकों को सब्सिडी देती है, सस्ती चीज महंगे में खरीदती है क्योंकि बाजार भाव गिर जाता है। सब्सिडी का पैसा जो है वो हर वर्ष खर्च होने वाला पैसा, इसलिए वो निवेश नहीं कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें से निकल जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी कृषि सहकारी समितियां जो होती है उसमें कंप्यूटर लाना। अब कंप्यूटर लाना एक तरह से क्या हो गया, स्थायी काम हो गया, परमानेंट नेचर का काम हो गया, यानी अब आपने ये काम जो है अगले 5 या 10 सालों को सोच के किया है तो ये निवेश में आएगा। दूसरा इसमें शामिल होगा। तीसरा देखिए, सामाजिक पूंजी विकास। सामाजिक पूंजी विकास का मतलब ये होता है कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड अगर आप सोशल कैपिटल को फॉर्म, नाम ही कैपिटल है,
पैसा एजुकेशन पे खर्च करते हो, ट्रेनिंग पे खर्च करते हो, वो इसमें शामिल रहेगा। तो 3 भी इसके अंदर शामिल रहेगा। चौथा है कि फार्मर्स को फ्री बिजली देना, निःशुल्क बिजली देना। अब बिजली फ्री में देने का मतलब है कि आप क्या दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, और सब्सिडी कभी भी जो है वो निवेश नहीं माना जाता, वो रेकरिंग खर्चा माना जाता है, यानी प्रतिवर्ष होने वाला खर्च, ये इसमें शामिल नहीं होगा। पांचवा जो है वो है कि बैंकिंग ऋण, लोगों ने जो बैंक से लोन लिया है उनको वेव ऑफ करना, उनकी माफी। तो बैंकों द्वारा लिए गए ऋण की माफी या कृषि ऋण की माफी भी सरकारें घोषित करती है, तो वो भी सरकार के एक्सचेकर पर, यानी सरकार के राजकोष पर एक तरह का खर्चा है, दबाव, वो भी एक तरह का सब्सिडी है। तो अगेन सब्सिडी आ गया तो सब्सिडी निवेश नहीं माना जाएगा, तो ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। छठा पॉइंट देखिए, सिक्स्थ है कि सरकार जो है कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करे। और कोल्ड स्टोरेज एक तरह से क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, परमानेंट। एक बार आपने कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर लिया, अगले 20 साल आपको उसमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये निवेश माना जाएगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, अपने सामने क्लियर है। आंसर होगा इसका 2, 3 एंड 6, यानी ऑप्शन होगा आपका सी, 3 इसका आंसर माना जाए। चौथा क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब। देखिए ये क्वेश्चन पहला तो क्यों पूछा गया है, हमारे देश में बैंकों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है डूबत या कर्ज, ऐसा कर्ज दिया जाता है जो डूब जाता है, उसे एनपीए कहा जाता है, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। कोई भी बैंक किसी भी फर्म को जब उधार देती है तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ध्यान में रखती है, यानी अगर उधार दे रहे हैं तो क्या वो वापस एटलीस्ट इंटरेस्ट देने की स्थिति में रहेगा या नहीं रहेगा, ईएमआई लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला और दूसरा जो ऑप्शन है आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बता रहा है कि कौन सी कंपनी को ऋण दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। अगर कोई जोखिम आता है तो जोखिम के बारे में उनको आइडिया लगता है नहीं लगता, वो इसके अंदर शामिल होंगे। थर्ड जो ऑप्शन है वो ये बोलता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो ये बताता है कि जितना अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का उतनी स्थिति खराब बताएगा। ये गलत है, ये उल्टा है। जबकि होता क्या, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेहतर होगा उतना उधार देने की स्थिति में अच्छा रहेगा बैंक, और उसको लगेगा ये कंपनी अपना ईएमआई बराबर चुका पाएगी। तो ऑप्शन इसमें होगा 1 और 2। पांचवा क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स से, मार्केट से रिलेटेड है। इसमें एग्रीकल्चर की कमोडिटी दे रखी है जिसका नाम है राइस, चावल। चावल एक प्रकार की जो खाद्य फसल है। अब देखिए मार्केट में खासकर भारत जैसी इकोनॉमी जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें किसी भी कमोडिटी की जो कीमत है वो कैसे तय होती है, तो ये आर्थिक समझ के ऊपर है। कुछ ऐसे देश होते हैं जिनमें केवल मार्केट इकोनॉमी होती है, वहां सरकार की एक्टिविटी से किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है डिसाइड नहीं होती। कुछ देश जो है वो बिल्कुल जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं जहां पे बिल्कुल गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है, तो वहां सरकार की शक्तियां काम। भारत एक ऐसा देश है जहां सरकार की शक्तियां भी काम करती है और बाजार की शक्तियां भी काम करती है। तो दोनों ही शक्तियां जो है किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो तय करती है। अब चावल के संदर्भ में देखिए, चावल का उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद में वो मार्केट में आता है। मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, ये तय करेगा कि चावल की कीमत कितनी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ में सरकार भी हस्तक्षेप करती है। सरकार समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे कि चावल की कीमतें बाजार में क्या रहेगी। तो पहला ऑप्शन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा सरकार द्वारा व्यापार करना मतलब गवर्नमेंट खुद भी जो है वो सीएसीपी घोषणा करता है, उसके बाद में जो सरकार जो है वो सहकारी समितियों से खरीदती है, तो ये भी सही है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखिए, सरकार नेफेड के माध्यम से या सहकारी कंपनियों से जो है के माध्यम से चावल को खरीदती है और फिर उसका भंडारण करती है, तो भंडारण से भी कीमतें तय होती है, और सरकार समय समय पर अलग अलग तरह की सब्सिडीज देती है। तो चारों ही ऑप्शन होंगे जो ये तय करेंगे कि चावल की कीमत क्या होगी। ऑप्शन होगा आपका इसका डी। छठा प्रश्न पूछा गया है भारत के विदेशी व्यापार में, खास करके दक्षिण एशिया यानी अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार कैसा है। बजट के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें इसके बारे में आंकड़े दिए होते हैं, उसके बड़े बड़े डायग्राम होते हैं, उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भारत और श्रीलंका के ट्रेड के अंदर सतत रूप से वृद्धि हुई है, नहीं हुई है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ये बोलता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो गारमेंट्स है। बिल्कुल ठीक है, गारमेंट्स में बांग्लादेश भी एक उभरता हुआ राष्ट्र हो रहा है और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा गारमेंट्स बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश बनता जा रहा है। तो बी ऑप्शन चाहिए। सी ये बोल रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार होता है, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो नेपाल है। नेपाल नहीं है, नेपाल का नंबर बाद में, पहला है बांग्लादेश। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो केवल आंसर होगा 2। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन लॉजिक अगर यूज करोगे तो इसका उत्तर आप दे सकते हो। 7वां प्रश्न इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। बहुत से देशों के समूह से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, यूएन से रिलेटेड भी आते हैं। ये पूछा गया है G20 के बारे में। अब G20 एक ऐसा संगठन है जो विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन से बना है, और
2007 की मंदी के बाद में और प्रोमिनेंटली काम करना स्टार्ट हुआ। इसमें हर देश का वित्त मंत्री जाता है, 19 बड़ी इकोनॉमीज हैं और 20वां जो है वो ईयू है। अब पूछा गया है कि कौन कौन से देश का जो सेट है वो बताता है कि ये जो है G20 के मेंबर्स हैं। देखिए, अगर आपको केवल इतना ही पता हो कि G20 के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट 20 इकोनॉमीज हैं, तो भी आप इसका उत्तर कर सकते हो। एक ऑप्शन में न्यूजीलैंड दिया हुआ है। अब न्यूजीलैंड वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज में नहीं आता है, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक ऑप्शन के अंदर वियतनाम दिया हुआ, वियतनाम इतना छोटा देश है और इतना वो इकोनॉमिक पावर भी नहीं है कि वो G20 में आए। एक देश के अंदर, एक ऑप्शन के अंदर सिंगापुर दिया हुआ, सिंगापुर भी बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं कि टॉप 20 में आ जाए। तो रहते है कि लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लॉजिक के साथ कर सकते हो इसको। 8वां प्रश्न एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड है। कृषक जो है वो लोन लेते हैं, लोन कहां कहां से लेते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंकिंग पार्ट से लिया गया। किसानों को दो तरह का लोन मिलता है, एक मिलता है लॉन्ग टर्म का, एक मिलता है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म लोन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 से किसान कार्ड स्कीम स्टार्ट हुई आरबी गुप्ता कमेटी के कहने पर, जिसमें किसानों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। किसानों को शॉर्ट टर्म लोन जो है या अल्पकालिक ऋण जो है वो अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया ऋण जो है वो कौन कौन से मदों में प्रयोग कर सकता है किसान ऑन पेपर, उसके बारे में पूछा गया। तो जो भी लॉन्ग टर्म की चीजें उसके लिए वो पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो अगर आप एक एक करके देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि फार्म एसेट्स में वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि काम चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज है तो इसके लिए प्रयोग में ले सकता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि मशीन ट्रैक्टर, अब मशीन और ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन, उसके लिए केसीसी का पैसा नहीं मिलता, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो फार्म एक्टिविटीज करते हैं उनके परिवारों की उपभोग के लिए या उनकी जो चीजें उनके नॉर्मल कंजप्शन के लिए पैसा खर्च होता है, क्या वो केसीसी वो लिया जा सकता है, क्योंकि वो भी हर साल का पैसा है और शॉर्ट टर्म का पैसा है। चौथा स्टेटमेंट है कि फार्म कटाई, यानी जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आती है उसको कटवाने के लिए जो पैसा वगैरह देना पड़ता है उसके लिए केसीसी ले सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है। और पांचवा ये है कि उसको मकान वगैरह बनाने हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, क्या उसके लिए पैसा खर्च कर सकता है, उसके लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का है। तो दूसरा और पांचवा ऑप्शन जब इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा। इसका उत्तर होगा बी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न जो इकोनॉमिक्स का पूछा गया इस पेपर के अंदर, वो पूछा गया इन्फ्लेशन के ऊपर, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई। अब महंगाई के बारे में बहुत सी चीजें पूछी जाती है। महंगाई को मापने के लिए जो थर्मामीटर है उन्हें WPI और CPI कहा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं WPI और CPI के बारे में। CPI चूंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अगर महंगाई ऐसी बढ़ती है जिससे उपभोक्ता पर सीधा प्रभाव पड़े, तो उसके बारे में पूछा गया कि क्या CPI के अंदर खाद्य पदार्थों का परसेंटेज ज्यादा है WPI के मुकाबले। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उपभोक्ता उससे जल्दी प्रभावित होगा। थोक मूल्य वाले नहीं, खुदरा वाले नहीं होंगे, थोक वाले नहीं होंगे, लेकिन उपभोक्ता होंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि WPI जो है वो सर्विसेज को कंसिडर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। WPI के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, केवल कमोडिटीज होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा ये है कि भारत सरकार जब अपनी महंगाई की नीति बनाती है, भारत सरकार अपनी जो पॉलिसीज बनाती है इन्फ्लेशन को जब कंसिडर करने के लिए, तो क्या उसमें WPI को कंसिडर ज्यादा करती है CPI को? CPI को करती है, ना कि WPI को। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। 10वां प्रश्न अगेन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। किसान की फसल जब कट के आती है तो भारत सरकार किसानों को बाजार के जोखिमों से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है, करीबन 24-25 फसलों के लिए करती है। उसके लिए एक संस्थान है जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो जो है अलग अलग फार्मूलों के माध्यम से उनकी घोषणाएं करती है, उसमें कई विवाद भी रहते हैं। अब देखिए, अब 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस, CACP जो संस्थान है वो ये घोषणा करता है कि अगर मान लो एक लिमिट के बाद में बाजार में कीमतें कम जाती है तो उसके बाद में सरकार खरीदेगी, उस लिमिट से थोड़ा सा ऊपर पर खरीद मूल्य पे सरकार खरीदती है, ये घोषणा करती है। लेकिन वो असीमित नहीं होती। इसमें बोला है कि असीमित खरीदे जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि स्टेट और यूटी के लिए अलग अलग तरह की जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ये भी गलत है। CACP केंद्रीय संगठन है, वो पूरे भारत के लिए फसलों की एक ही जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषणा करता है, ना
तो फर्स्ट है, नहीं सेकंड है, ऑप्शन होगा इसका डी। 11वां प्रश्न फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड है। वित्तीय बाजार में कौन कौन से लोग जो हैं उसके भागीदार होते हैं और एक दूसरे को वित्तीय स्रोत देने के लिए, एक दूसरे को पैसा देने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर ये प्रश्न पूछा गया है। सिंपल प्रश्न है। पहला देखिए, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंस मार्केट के अंदर या मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। बैंक होता है, बैंक होते हैं, आरबीआई होता है, सरकार होती है, कंपनीज होती है, इंडिविजुअल्स भी होते हैं। तो कैसे एक दूसरे को लोन देते हैं। पहला स्टेटमेंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के माध्यम से एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, वो बोलता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक जो है कंपनियों को जो लोन देते हैं वो सीडीज के माध्यम से देते हैं, लेकिन इसमें वर्ड यूज किया आरबीआई, आरबीआई नहीं देता, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बैंक जब बैंकों को लोन देंगे तो उसके लिए कौन सी रेट यूज होती है, उसको कॉल मनी रेट कहा जाता है। बहुत ही छोटी रेट होती है, सबसे सस्ती ऋण दर मानी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट जो है कि जीरो कूपन रेट का मतलब है, कूपन का मतलब ये होता है कि बाजार से जब कंपनियां पैसा उठाती हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट देती है बंद पत्रों पर, बॉन्ड के ऊपर, उसे कूपन रेट कहा जाता है। तो जीरो कूपन रेट का मतलब है कि उस पर जीरो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करता है। चौथा स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो 1 और 3 इसके उत्तर होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 12वां जो प्रश्न आया है वो आया है भारत में होने वाला निवेश। भारत में निवेश दो तरह से होता है, एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से। तो एफडीआई के ऊपर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब 4 स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें यह बताया गया है कि जो भारत में जो पैसा आता है, विदेशी लोग भारत में आके स्थायी रूप से जो पैसा निवेश करते हैं उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। उसका नेचर कैसा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 4 में से हमें पता लगाना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि केवल लिस्टेड कंपनी ही भारत के अंदर निवेश कर सकती है, ऐसा नहीं है। पहले जरूर होता था कि एफआईपीबी रूट होता था, आरबीआई रूट होता था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। अब जो है कोई भी कंपनी भारत में आके विदेशी निवेश कर सकती है, केवल लिस्टेड हो, वो केवल एफआईआई में होता है, एफडीआई में नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि एफडीआई का जो नेचर है वो नॉन डेट जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें भारत सरकार या भारत के लोगों पे किसी प्रकार का कर्ज नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो स्थायी संपत्तियां यहाँ पे सृजित करते हैं, रोजगारों का सृजन करते हैं, कोई उधार नहीं देते। जैसे मान लो आप ये देखिए कि रिलायंस जियो में विदेशी कंपनियों ने निवेश किया, तो वो निवेश जो है रिलायंस कंपनी को वो डेट नहीं है, वो निवेश है, ठीक है। तो वो नॉन डेट नेचर का होगा, इस पे किसी तरह का ऋण नहीं चढ़ता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अब एक वर्ड यूज किया गया तीसरे में, ऋण समाशोधन, यानी डेट क्लियरेंस। जब डेट है ही नहीं तो ऋण का समाशोधन क्या हुआ। ऋण समाशोधन का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जो लोन लेते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो उसका सेटल करते हैं मामला, उसको क्लियरेंस किया जाता है। जब ये डेट ही नहीं तो क्लियरेंस क्या होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन ये बोल रहा है कि एफडीआई केवल गवर्नमेंट कंपनीज में होता है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में भी होता है। तो ऑप्शन इसका उत्तर होगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 13वां प्रश्न में भारत के विदेशी व्यापार से रिलेटेड है। देखिए विदेशी व्यापार में आपको ये चीज समझनी होगी कि भारत जो है वस्तुएं भी बेचता है और सेवाएं भी बेचता है। भारत वस्तुएं खरीदता है और सेवाएं भी खरीदता है, उनको निर्यात और आयात कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत जो है जनरली जो है माना जाता है कि वो जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, उनको इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है अगर आप देखोगे, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत में जो लो अयस्क हो गए, उर्वरक इत्यादि हो गए, इनकी इंपोर्ट में कमी आई नहीं, इनकी इंपोर्ट में वृद्धि हुई। स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सेवाओं के बारे में बात करता है कि भारत सेवाओं का एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस बनता है उसे ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। तो भारत का ट्रेड बैलेंस जनरली जो है वो नेगेटिव रहता है, नकारात्मक रहता है, यानी हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो 1, 3 और 4 इसका उत्तर होगा। 14वां सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपको याद होगा पेट्रोलियम की कीमतें, क्रूड पेट्रोलियम की अंतरराष्ट्रीय कीमतें एक बार 0 पर पहुंच गई थी और माइनस तक पहुंच गई थी। तो उस समय ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, उस पर विवाद छिड़ा था। तब बताया गया था कि विश्व में अलग अलग जगहों पे किस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें तय होती है। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट उस समय बहुत चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन है इसका पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम इसका ऑप्शन। बहुत ही सिंपल करंट का प्रश्न। 15वां प्रश्न भी फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड है। 2 तरह का ऋण होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, एक फाइनेंशियल डेट, एक नॉन फाइनेंशियल डेट। तो फाइनेंशियल डेट का मतलब पैसा किसी व्यक्ति को देना है। अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना है या आपको वित्तीय स्रोत देने हैं तो आप फाइनेंशियल डेट में, अदरवाइज आप नहीं है। 3 ऑप्शन दिए, बिल्कुल कॉमन सेंस का प्रश्न, इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की वैसे जनरली आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन क्या है देखिए आप, अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया हुआ है, तो उसको वो पैसा
उसको जो ऋण चुकाने के लिए पैसा ही चुकाना पड़ेगा, तो ये तो फाइनेंशियल बर्डन है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ये क्रेडिट कार्ड अगर आपने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा बैंक से ले रखा है, उस क्रेडिट लिमिट से ज्यादा ले रखा है, यानी एक तरह से ओवरड्राफ्टिंग आपने करी है, तो वो पैसा भी आपको चुकाना पड़ेगा बैंक को, ये भी फाइनेंशियल लोन है। तीसरा जो है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो सरकार जारी करती है, ये एक तरह का नॉन फाइनेंशियल डेट माना जाता है। तो एक और दो ऑप्शन नहीं होंगे, केवल उत्तर होगा 3। सिंपल कॉमन सेंस का प्रश्न था। 16वां प्रश्न WTO से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, IMF, IBRD, WTO इत्यादि, इन पे प्रश्न आते रहते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व के व्यापारों को नियमित करने के लिए 95 में संस्थान बनाया गया। उसकी 6 जो है एग्रीमेंट है, उनमें एक एग्रीमेंट का नाम है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उसके बारे में पूछा गया, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब एक तो ये कि कोई भी देश दूसरे देश को जब आयात निर्यात करते हैं कमोडिटीज का, तो किसी की क्वांटिटी के ऊपर वो जो है टैरिफ नहीं लगा सकते या उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इस माल से ज्यादा एक देश दूसरे देश को निर्यात या आयात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है अगर आप ट्रिम्स में अगर आपने साइन कर दिए हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये वस्तुएं और सेवाओं दोनों के बारे में बात करता है। वस्तु और सेवाओं के लिए, केवल वस्तुओं के लिए बात करता है, गुड्स के लिए। सेवाओं के लिए गैट्स अलग से, GATS, गैट्स अलग से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन के लिए नहीं बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि इसको जो है स्मूथली चलाया जा सके। तो ऑप्शन होगा 1 और 3। सिंपल क्वेश्चन है। 17वां प्रश्न बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग में भी RBI से रिलेटेड है। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, क्रेडिट पॉलिसी बनाता है। बाजार में पैसे को छोड़ना, बाजार से पैसे को निकालना, ये क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के पार्ट होते हैं। अगर बाजार में इन्फ्लेशन ज्यादा है, मुद्रास्फीति ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, यानी वो ज्यादा मांग कर रहे हैं, तो बाजार में महंगाई बढ़ेगी। वैसे में बाजार से पैसा निकाल लेता है RBI, उसके तरीके हैं। अगर बाजार में पैसा कम है तो उसको प्रसारवादी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है उसका फॉलो करना पड़ता है। उस पर प्रश्न आया है। अब देखिए, RBI के पास में क्या वॉल्व है जिससे वो पैसों को कम ज्यादा कर सकता है मार्केट में? रेपो रेट है, CRR है, SLR है, मार्जिनल फैसिलिटी रेट से, इनके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है कि प्रसारवादी नीति में से कौन सा नहीं होगा। नहीं का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि कौन सा प्रसारवादी में का उल्टा है। तो पहला ये है कि इसमें SLR को कम कर दिया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि मार्जिनल फैसिलिटी रेट, सीमांत सुविधा जो रेट है उसको जो है बढ़ा दिया जाता है, उसको घटाना जरूरी होता है। तो दूसरा नहीं करेगा। तो नहीं पूछा गया कौन सा नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं, उसको घटाएगा। और तीसरा ये है कि रेपो रेट्स को जो है वो कम कर देगा, वो सही है। तो उत्तर इसका केवल 2 होगा। 18वां प्रश्न NCERT की बुक्स में दिया हुआ है, 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो हमने एक 1991 में, जुलाई 1991 में राव मनमोहन मॉडल पर चलते हुए हमने जो अपने आर्थिक सुधार किए, उदारीकरण किया, निजीकरण किया, ग्लोबलाइजेशन, LPG की पॉलिसी फॉलो करी, तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो जनरली ट्रेड के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर इत्यादि में पूछा जाता है। इस बार पूछा गया है कि हमारी वर्क फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारे रोजगारों पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके पैटर्न में क्या चेंजेस आए। तो कॉमन सेंस का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि लिबरलाइजेशन के बाद में जो वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो कम हुई है गांव के अंदर, शहरों में बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में भी उत्पादकता बढ़ी है, शहरों में बढ़ी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि गांव में जो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो है उसमें सतत रूप से वृद्धि हुई। अब सतत का मतलब है स्टेडीली बढ़ती जा रही है। 91 के बाद में भारत में शहरीकरण बढ़ा है तेज गति से, तो लोग गांवों से शहर की तरफ गए हैं, तो वर्क फोर्स गांव में कम रह गई है, न कि सतत रूप से बढ़ी है, सतत रूप से घटी है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है कि गांवों के अंदर जो नॉन रूरल इकोनॉमी है वो बढ़ी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि गांव के अंदर जो ग्रामीण रोजगार की वृद्धि में जो है वो की जो दर है उसमें कमी आई है, रेट में कमी आई है। रोजगार बढ़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन उसकी रेट जो है वो कम होती गई है। तो 3 और 4 इसके उत्तर होंगे। अंतिम 19वां प्रश्न जो है वो अगेन बैंकिंग के ऊपर है। किसानों को जो लोन मिलता है उसके ऊपर है। भारत में एग्रीकल्चर लोनिंग, एग्रीकल्चर क्रेडिट सबसे ज्यादा कौन से संस्थान करते हैं? 4-5 बड़े बड़े बैंक हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तीसरे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, बाकी चौथे जो है अदर स्पेशलाइज जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस। तो कौन ज्यादा करता है? सबसे ज्यादा लोन संख्या में कमर्शियल बैंक देते हैं, उसके और सबसे ज्यादा परसेंटेज में कोऑपरेटिव बैंक देते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात में पूछ के ओवरऑल पूछा गया है, तो कोऑपरेटिव बैंक के मुकाबले कमर्शियल बैंक देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर किसी भी राज्य के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, फिर जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और फिर लोअर लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है, इसको सहकारी समितियां कहते हैं। तो सहकारी समितियां लोन किससे लेती है? जो केंद्रीय बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सेंट्रल बैंक होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उनसे लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये ग्रामीण
जो साख है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो ये कुल मिला के 19 प्रश्न है। ये प्रश्न अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आपको इकोनॉमिक्स की मोटे पोथे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आपकी आर्थिक संप्रत्यय, आर्थिक अवधारणा या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको छोटी किताबें, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। रोज आप अखबार अगर ढंग से पढ़ो और उसमें मनन करो तो इनमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।